डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हालांकि इसके पहले जस्ट हम लोग थर्मल स्ट्रेस पढ़े थे। ये थर्मल स्ट्रेस के ही बेस्ड है। मैं अभी थर्मल स्ट्रेस भी थोड़ी सी बता दूंगा। तो उसी के ऊपर बेस्ड है श्रिंक फिट या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस इसको बोलते हैं, या हुप स्ट्रेस बोलते हैं। आप जो भी बोल लें, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ लीजिए, तब हम बताते हैं क्या आपको जो है क्या बताएंगे, हुप स्ट्रेस या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। समझिएगा थोड़ा सा, इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हम थोड़ा सा पुराने ज़माने में लेकर के जाएं। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो बैलगाड़ी होता था, तो बैलगाड़ी का ये व्हील हो गया मान लीजिए, ठीक है। बैलगाड़ी का व्हील हो गया, और ओब्वियसली ये व्हील किसका बनता था, वुडन मटेरियल का, ठीक है ना। किसका बनता था, वुड का। ये जो है कौन सा मटेरियल है आपका, वुडन मटेरियल है, ठीक है ना, वुडन व्हील। अब इसके ऊपर वुडन रोड पर कैसे चलेगा, तो इसके ऊपर क्या लगाते थे हम लोग, क्या लगाते थे, लोहे का, आयरन का या स्टील का, ठीक है ना। इस पे इंसर्ट्स डाल देते थे, ठीक है ना। एक दूसरा बार जो है सर्कुलर बार इसके ऊपर डाल देते हैं, दोनों एक दूसरे से चिपक जाता था, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर चिपक कैसे जाता था, ठीक है ना। अब आप जो है पूछ सकते हैं कि सर ये चिपक कैसे जाता था, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता था। अब इसकी जो डायमीटर है, इसकी जो डायमीटर है वो हम मान लीजिए कि D1 है, ठीक है। और इसकी डायमीटर जो है क्या है, D2। इसकी डायमीटर क्या है, D2, ठीक है ना। D2 एक्चुअली इसका डायमीटर होता नहीं था, डायमीटर था इसका D1, ठीक है ना। D1 डायमीटर है इसका, और इसका भी डायमीटर D1 है, ठीक है ना। बोथ आर हैविंग द सेम डायमीटर, ठीक है ना। बोथ आर हैविंग द सेम डायमीटर। अब सेम डायमीटर है, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट को हम समझाएं थोड़ा सा अलग से, ठीक है ना, तो समझ में आ जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जब आपका व्हील होता था, ये कौन सा है, वुडन व्हील हो गया, ये वुडन मटेरियल है। अब इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम होता है, इसमें एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन टेम्परेचर के चलते नहीं होता है। लेकिन इसके ऊपर हमको स्टील का चढ़ाना है, या गन बैरल आप देखे होंगे, गन बंदूक, सेना सब का जो बंदूक होता है सेना का, तो आर्मी की जो बंदूक होती है उसमें क्या है, एक जो है ट्यूब होता है, और इसके ऊपर जो है एक ट्यूब हो गया मान लीजिए, और इसके ऊपर एक दूसरा ट्यूब जो है इस पर फिट करते हैं। कैसे फिट करेंगे, ऐसे तो फिट होगा नहीं। अब इसको आप यदि इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये छोटा सा एक ट्यूब हो गया, और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है एक बड़ा सा ट्यूब, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर बड़ा सा ट्यूब, तो इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है। देखिए ये जो छोटा वाला है, छोटा वाला, इसकी डायमीटर कितनी है मान लीजिए कि D, और जो इसके ऊपर ये रेड वाली चढ़ी है, ठीक है ना, इसका भी डायमीटर D है। तो बोलिएगा सर ये कैसे हो सकता है, ये हो कैसे सकता है, भाई एक है इसके ऊपर दूसरा हमको चढ़ाना है, तो उसका डायमीटर तो ज़्यादा होना ही चाहिए, लेकिन नहीं। क्या होता है ध्यान से समझिएगा, ये D है, और दूसरे वाले का डायमीटर क्या है कि वह इस तरह से है, और इसको कर देते हैं हीट, ठीक है ना। हीट करेंगे तो क्या होगा, इलोंगेशन होगा। तो इसकी जो अभी डायमीटर आपकी D थी, अब डायमीटर इसकी कितनी हो जाती है, बढ़ करके मान लीजिए कि D प्लस डेल्टा D, ठीक है ना। अब डायमीटर D1 हो गई, दैट मीन्स कि इसकी सरकमफ्रेंस क्या हो गई, इलोंगेट हो गई, बढ़ गई। और जैसे बढ़ी उसको ला करके यहाँ पर जो है हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर ला करके छोड़ देते हैं, और छोड़ देंगे और ठंडा करेंगे। तो जो ये बढ़ा था, अब जैसे धीरे धीरे ठंडा होगा, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा। और सिकुड़ने के लिए ज़्यादा जगह तो है नहीं, क्योंकि इसको किसके ऊपर चढ़ा दिए हैं हम, किसके ऊपर चढ़ा दिए हैं, ये वुडन मटेरियल के ऊपर। अब ये श्रिंक होगा, तो श्रिंक होगा तो इसको ये जा करके जकड़ लेता है। तो ये डायमीटर जो D1 हो गया था, वापस D तो नहीं हो पाएगा, लेकिन लगभग लगभग वही हो जाता है, और जा करके जकड़ लेता है, ठीक है।
ठीक उसी तरह से यहाँ जो हमने बताया कि ये D1 है और ये D2 है। अब ये D2 को इस पे चढ़ाएंगे तो ये क्या होगा कि इसको जाकर के जकड़ लेगा ये, ठीक है ना, ये जकड़ लेगा। दैट मीन्स कि अब ये उतना आप हीटअप करेंगे तो ही ये बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, यही जो हमने बताया, ठीक है ना, कि यहाँ पर एक गन बैरल है, ठीक है ना, और इसके ऊपर अब दूसरा हमको फिट करना है, तो कैसे करेंगे? सेम लेंथ है, ठीक है ना, सेम लेंथ का, तो कैसे फिट करेंगे? होगा ही नहीं। तो इसको पहले हीट कर देंगे, हीट करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और इसके ऊपर आराम से इसके अंदर ये चले जाएगा और धीरे धीरे ये कूल होगा। तो कूल होगा इसके नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ये क्या होगा? कांटेक्ट होगा। अब पूरा का पूरा कांटेक्ट तो हो नहीं पाएगा, अपने पुराने जगह पर आ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो एक और आपने जो है घुसा दिया है पाइप, तो ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेगा, ठीक है, और पकड़ लेगा, दैट विल बी दी कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो अब इसको कुछ और समझ लीजिए थोड़ा सा, कि व्हेन वन रिंग, ठीक है ना, ऑफ एनी मटेरियल इज स्लिप्ड टू, ठीक है ना, another wheel or another material, then the inner diameter of the ring of the outer is kept slightly smaller than the outer diameter of the inner ring। ध्यान रखिएगा, इसको मैं लिख भी देता हूं यदि दिक्कत हो तो। क्या लिखेंगे? when a ring of, लिखिएगा, when a ring of one material is स्लिप्ड मतलब इसके ऊपर चढ़ाते हैं, ऑन टू ए रिंग ऑफ अनदर मटेरियल दोनों अलग अलग है, अनदर मटेरियल, ठीक ना, मटेरियल, द इनर डाया ऑफ द रिंग, द इनर डाया ऑफ ring is inner dia of the ring of the outer material कौन सा? ये वाला ग्रीन वाला जो देख रहे हैं, outer material is kept slightly smaller than outer dia of inner ring। आई बात समझ में? ठीक है ना, दैट मीन्स कि एट नॉर्मल टेम्परेचर इट इज नॉट पॉसिबल टू फिट वन रिंग ऑन टू अनदर रिंग। ठीक है, इसीलिए इसको हीट करने की जरूरत पड़ती है। आउटर रिंग इज हीटेड so that its internal diameter becomes equal to or slightly more than the outer diameter of the inner ring. Then outer ring is slipped on the inner ring, and on cooling the outer ring tries to shrink to its original size and exerts a pressure on the inner ring, causing the compressive stress in the inner ring. The inner ring basically prevents the full recovery of the size of the outer ring, causing the tensile stress in it, and it is very necessary so that the outer ring does not slip out at normal temperature। दोनों एक दूसरे को क्या होता है, बहुत जो है बढ़िया से पकड़ लेता है, और इसके ऊपर कहीं भी कोई कील ठोकने की या वेल्डिंग की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब जो है अंदर वाला जो मटेरियल है, ठीक ना, ये वन जो है, इसके अंदर मान लीजिए स्ट्रेस कितना है? सिग्मा 1, ठीक है, और जो है दूसरे के ऊपर क्या है? सिग्मा 2। अब ये सिग्मा 1 क्या होगा? टेंसाइल, ठीक है, और ये क्या होगा? कंप्रेसिव नेचर का, होगा कि नहीं? और आउटर रिंग और इनर रिंग, ठीक है ना, इनर रिंग का डायमीटर जो है इसका D1 मान लीजिए, और कुछ थिकनेस होगा। थिकनेस किस तरह से होगा? यहाँ पर समझिएगा,
सर्कुलर रिंग होगा तो व्हील होगा, व्हील, तो व्हील तो कुछ ऐसा होगा ना, ठीक ना, ऐसा होगा कि नहीं। तो इसकी जो थिकनेस होगी, थिकनेस जो व्हील होगा, व्हील आपको याद आ रहा होगा, ठीक ना, व्हील की यदि बात करें इस टाइप की कुछ होगा ना व्हील, तो ये तो सर्कुलर हो गया, ये तो आपका व्हील हो गया, डायमीटर हो गया ये, ठीक ना, और ये क्या हो गया इसकी थिकनेस, तो ये डायमीटर, ये डायमीटर एंड दिस इज दी थिकनेस, ठीक ना, ये व्हील हो गया, ठीक ना, इसको आप रोटेट कर दीजिए, ठीक ना, और इसी के ऊपर क्या करना है अपने को, चढ़ाना है दूसरे रिंग को, ठीक है। तो इसकी डायमीटर जो है D1 और T1 मान लीजिए, D1 एंड T1, D1 एंड T1 इसकी डायमीटर, और इसकी कितनी हो जाएगी D2 एंड T2, इसकी आउटर रिंग की इनर डायमीटर, ये इनर रिंग की आउटर डायमीटर है, ध्यान रखिएगा, ये इनर रिंग की आउटर डायमीटर है और ये आउटर रिंग का इनर डायमीटर है। मैं लिख देता हूं, क्या लिखेंगे, आउटर डाया ऑफ इनर रिंग जो अंदर में है, और ये क्या है, इनर डाया, इनर डाया ऑफ आउटर रिंग, ठीक ना, इनर डायमीटर ऑफ आउटर रिंग, ठीक ना, और थिकनेस बता ही दिए, ये T1 एंड T2, ठीक है, दोनों हो सकता है कि बराबर भी हो और दोनों हो सकता है कि अलग अलग भी हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझना हो तो आप समझिए थोड़ा सा, ये जो है आपका क्या है, इनर रिंग है, ये जो इनर रिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है अब आपका एक आउटर रिंग है, आउटर रिंग है, ठीक है। अब इसके ऊपर, अब ये जो कॉमन डायमीटर है, ये जो कॉमन डायमीटर है, दिस डायमीटर इज बेसिकली, ये जो डायमीटर है D2 से कम होगा और D1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, कॉमन डायमीटर यदि हम बात करें इसकी बात करें तो ये D डायमीटर हो गया, और ये जो बाहर वाला पहले क्या था, D2 था, अब ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया, क्यों श्रिंक हो गया, क्योंकि टेम्परेचर उसका कम हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, तो अब ये D पे आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो आपका फोर्स लगेगा सिग्मा टू, सिग्मा टू की बात करें तो यही है ना सिग्मा टू, इसके ऊपर और एक इसके ऊपर लगेगा, ठीक ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक ना, दैट मीन्स कि यहां पर ये, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्या होगा, टेंसाइल, और ये क्या होगा, कंप्रेसिव, उसी तरह से ये क्या होगा, कंप्रेसिव, और ये क्या होगा, टेंसाइल। तो इसके अंदर, ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो लगेगा वह कितना लगा आपका, सिग्मा टू, और इसके अंदर कितना, सिग्मा वन, ठीक है ना। अब जो भी माने हो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जो है, बट जो है कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, एंड बोथ दी फोर्सेस विल बी इक्वल, ठीक है ना। तो वंस दिस इज दी बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम, सपोज कर लीजिए ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को आप यदि निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ठीक है ना, कि इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, टोटल टेंसाइल फोर्स ऑन आउटर रिंग will be equal to total compressive force, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, टोटल टेंसाइल फोर्स को सिग्मा वन इंटू A1 इक्वल टू क्या, सिग्मा टू इंटू A2, यही होगा ना, सिग्मा वन A1 इक्वल टू सिग्मा टू A2। अब सिग्मा वन और सिग्मा टू तो आप समझ चुके हैं, लेकिन एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा,
तो एरिया आप किसका निकालते हैं, इसका निकालेंगे ना, यहाँ का, ठीक है ना। ये सेक्शन आप देखेंगे तो ये सेक्शन क्या है, थिकनेस क्या होगी, थिकनेस टी, और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी, पाई d2 या पाई d1 होगा कि नहीं। तो इससे आप निकाल सकते हैं। और ये स्ट्रेस क्या होगी, पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस में होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस या सरकमफेरेंशियल स्ट्रेन। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि डिफॉर्मेशन कंडीशन। ये पहला क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ध्यान रखिए। नाउ कंडीशन ऑफ जिसको कंपेटिबिलिटी कंडीशन बोलते हैं, कंडीशन ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, कंडीशन ऑफ डिफॉर्मेशन। तो कंडीशन ऑफ डिफॉर्मेशन यदि आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल डायमीटर, ठीक ना, और जो है जो आपका शुरू में D1 और D2 अलग अलग था, अब एक कॉमन डायमीटर की हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बेसिकली कंसिडरिंग द रिंग्स आर रिलेटिवली thin and stresses and strain are uniform across their thickness, मतलब ideal condition, and the diametral strain at the inner surface of the outer ring, inner surface of the outer ring कितना हो जाएगा, सिग्मा वन अपन E1, और ये कौन सा नेचर होगा आपका, टेंसाइल, और E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा टू अपन क्या, E2, ठीक है, सिग्मा टू अपन E2, ठीक है, एंड दैट विल बी दी क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेन। दैट मीन्स कि D1 इंक्रीजेज टू D ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेन एंड द डायमेट्रल एक्सटेंशन ऑफ द आउटर रिंग। ठीक है ना, अब यहां पर आप निकालेंगे तो ये जो है आपका डायमेट्रल एक्सटेंशन, इसमें जो एक्सटेंशन होगा जो थोड़ा बहुत, ठीक ना, और इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक ना, दैट मीन्स कि D2 इज डिक्रीजेज टू D, ये D2 से क्या हो गया, D हो गया है, और ये D1 से क्या हो गया है, D हो गया है, और D क्या है, D2 से कम है और D1 से ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो डायमेट्रल एक्सटेंशन अब लिख सकते हैं, डायमेट्रल एक्सटेंशन, ठीक ना, डायमेट्रल एक्सटेंशन जो है वह किस में, D1 में निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, डायमेट्रल एक्सटेंशन मतलब डेल्टा D1, दैट मीन्स कि D1 इंटू सिग्मा वन अपन E1 हो जाएगा कि नहीं, ड्यू टू टेंसाइल, और D2 डिक्रीज कर रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेन, तो डायमेट्रल शॉर्टेनिंग ऑफ द इनर रिंग, क्या लिखेंगे, डायमेट्रल शॉर्टेनिंग ऑफ इनर रिंग, कितना, डेल्टा D2, दैट मीन्स कि D2 इंटू सिग्मा टू अपन E2, और दोनों चूंकि अलग अलग मटेरियल होता है, दोनों अलग अलग मटेरियल होता है, तब आप क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि ये D1, ठीक है ना, अब आप लिख सकते हैं कि D1 क्या लिखे आप, सिग्मा वन अपन E1, ठीक है ना, माइनस D2 इंटू सिग्मा टू अपन क्या E2, इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 माइनस D1, यही चेंज इन डायमीटर होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली दिस इज द ओरिजिनल डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ टू रिंग्स, ओरिजिनल डिफरेंस between diameter of two rings।
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट विल बी जनरेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे इस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 जो आपने निकाला, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इज कॉल्ड, इसी को सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस बोलते हैं, है ना, इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंशियल और हुप स्ट्रेस। ठीक है, तो अब ये आप समझ गए। अब ये आता कहां से है, क्यों आया हुप स्ट्रेस, एंड ड्यू टू दी बिकॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेस, इट कम्स बिकॉज, कैसे आता है ये हुप स्ट्रेस या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ड्यू टू थर्मल इफेक्ट या थर्मल स्ट्रेस। अब बोलिएगा सर थर्मल स्ट्रेस या थर्मल इफेक्ट क्या होता था, तो मैं जस्ट 2 मिनट समय लूंगा आपको ये समझा दूं कि ये जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़े थे तो हमने ये बताया था कि कोई बॉडी है, क्या है, बॉडी है, और इसके ऊपर आप फ्रीली जो है, इट इज फ्री टू एक्सपांसन, तो जब हीटअप करते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है एल अल्फा डेल्टा टी से, वेयर एल इज द ओरिजिनल लेंथ, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर से आपने ये स्ट्रेन निकाले थे, देख लीजिए आपके सामने है, और इसी के हेल्प से आपने क्या निकाले थे, स्ट्रेस निकाले थे। भाई स्ट्रेस क्या होता है, ई इंटू एप्सिलॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। स्ट्रेस कब जनरेट होगा, जब इसको एक्सपांड करने से आप रोकेंगे, फ्रीली एक्सपेंशन से आप रोकते हैं, और अभी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस में क्या हो रहा है, आप फ्री एक्सपेंशन को रोक रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो फ्री एक्सपेंशन तो होने नहीं दिया आपने, सॉरी फ्रीली कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपने अंदर एक रिंग लगा दी है, वो आना तो चाहता है, सिकुड़ना तो चाहता है, श्रिंक होना चाहता है, लेकिन आपने होने नहीं दिया, उसको आपने फिट करा दिया इसके ऊपर, और यही मशीन डिजाइन में आप पढ़ेंगे ट्रांजिशन फिट। ठीक है, तो यही जो है E इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी, दैट इज दी थर्मल स्ट्रेस, कब, जब आप इसको रोक देंगे। और यहाँ भी 2 इक्वेशन निकला था, एक कंपेटेबिलिटी इक्वेशन और दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन से। ये कंपेटेबिलिटी इक्वेशन, ये पहले तो आप ये देखिए कंपोजिट बार जब पढ़ाए थे थर्मल स्ट्रेस में, तो ये निकला था हमारा, जो कि आज हम देखेंगे, सिग्मा 1 A1 इक्वल टू सिग्मा 2 A2, जो अभी भी आपको मिला था, और दूसरा ये स्ट्रेन, दोनों में स्ट्रेन इक्वल होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको मिला था, क्या, ये जो है D2 और D1 से एक कॉमन डायमीटर निकल करके आ गया था आपका D, आया था कि नहीं, एक कॉमन डायमीटर निकल करके आ गया था। ठीक है, अब ये कॉमन आ गया था, अब थर्मल इफेक्ट के चलते दैट मीन्स की चेंज इन लेंथ जो लीनियर आता था वो क्या आता था आपका, एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और थर्मल स्ट्रेस जो आता था क्या आता था, बताइए, थर्मल स्ट्रेस जो आता था आपका E इंटू डेल्टा एल अपन एल स्ट्रेन, और डेल्टा एल की जगह ये वैल्यू रख देंगे, दैट मीन्स कि E इंटू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब इसको अप्लाई करना है हमको कहाँ पे, सर्कमफ्रेंशियल में, रेडियल में। ठीक है, रेडियल स्ट्रेस रेडियल स्ट्रेन में इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देखने में बड़ा सा लग रहा है, देखिए, ठीक ना, दिस इज दी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन श्रिंक फिट। ठीक ना, और ये लेक्चर नंबर कितना था आपका, 11 नंबर लेक्चर नंबर था। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा सा समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम यहीं से रिलेट करेंगे। क्या है, पहले तो गिवन लिख लें हम, क्या है, लिख ले गिवन, तो स्टील रिंग ऑफ डायमीटर 990 mm, ठीक ना, अब एक स्टील रिंग है, ठीक ना, इसकी डायमीटर जो है ये मान लीजिए कि 1 है, तो D1 कितनी दिया है, 998 mm, समझिएगा, इज टू बी स्लिप्ड ऑन टू ए वुडन व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। अब दूसरी जो डायमीटर है उसका है 1 मीटर, मतलब इससे ज़्यादा हो गया ना, ये 998 है और D2 कितने है, 1 मीटर है। ठीक ना,
मतलब ये जो है D2 था, D2 मतलब 1 मीटर, सॉरी एक सेकेंड, नहीं ये जो है ये है 998 mm, ठीक है। और ये जो अंदर वाला है वह है आपका 1 मीटर। तो ये 1 मीटर इसके ऊपर कैसे चढ़ेगा, ये छोटा वाला बड़े वाले के ऊपर कैसे चढ़ जाएगा, अरे बात समझ में, छोटा वाला बड़े के ऊपर कैसे चढ़ेगा, तो संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, इसी को हीट अप करेंगे, हीट करके इसका डायमीटर बढ़ा देंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो टू व्हाट मैक्सिमम टेम्परेचर शुड दी स्टील रिंग बी हीटेड टू इनेबल दी फिटिंग, जो इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। व्हाट विल बी दी स्ट्रेस इन दी टू मटेरियल ऑन कूलिंग, दैट मीन्स कि एक तो टेम्परेचर आपको निकालना है, एंड व्हाट विल बी दी स्ट्रेस, दैट मीन्स कि सिग्मा 1 या सिग्मा 2 निकालना है इन दी टू मटेरियल। और यहाँ पर आपको गिवन है क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 200 गीगापास्कल और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड, मतलब ये वुड है ना, ये 1 मीटर वाला क्या है, वुड है, ये कितना है 8 गीगापास्कल। और स्टील का जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन दिया है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। और ये एरिया दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील का, स्टील रिंग का, और ये वुडन मटेरियल का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वी हैव टू हीट द स्टील रिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हीट द स्टील रिंग, ठीक ना। तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे, तो वी हैव टू हीट द फर्स्ट ऑफ ऑल वुडन मटेरियल, सॉरी स्टील मटेरियल, ठीक है ना। तो स्टील रिंग इज टू बी हीटेड टिल ए टेम्परेचर डेल्टा टी, सपोज कर लीजिए इस टेम्परेचर तक हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर से आगे ले जाते हैं, हीट करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर अपना रूम टेम्परेचर मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डायमीटर जो है क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उसको अपने को डायमीटर एटलीस्ट इक्वल टू 1000 होगा तभी तो जाएगा, 1000 तो होना ही चाहिए, 1000 mm मतलब 1 मीटर, ठीक है ना। ये 990 mm है मिलीमीटर में, तो इसको भी आप चाहें तो आप लिख दीजिए 1000 मिलीमीटर, ठीक है ना। अब जो है 1000 मिलीमीटर, दैट मीन्स कि एक्सटेंशन ऑफ इसमें कितना हो जाएगा, 998 में 2 mm जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा कि नहीं। तो 2 mm इलोंगेशन होना चाहिए। तो इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम बताए हैं। इलोंगेशन का फॉर्मूला जो है आपको अभी हम कहीं दिखाए थे, यही है ना, थर्मल इफेक्ट डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, हमको ये कितना चाहिए 2 mm, ठीक ना। तो क्या रखेंगे 2 mm इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, एल कितना है 998 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पर 12 इंटू 10⁻⁻6, 12 इंटू 10⁻⁻6, ठीक ना, और इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से डेल्टा टी निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे आप, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ध्यान रखिएगा हमेशा, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यू मस्ट हैव टू हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर, अदरवाइज यू कैन नॉट कैलकुलेट। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या निकालेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट हियर 167 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। क्या निकल कर गया 167 डिग्री सेल्सियस। अब ये एक चेंज इन टेम्परेचर निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, स्ट्रेस चाहिए। तो जब हम कूल करेंगे, इसको कूल करेंगे, तो स्टील रिंग जो होगा दैट विल बी इन टेंशन, एंड वुडन ब्लॉक विल बी इन कंप्रेशन, ठीक है, एंड बोथ विल हैव द सेम फोर्स, ठीक है ना, बोथ विल हैव द सेम फोर्स। अभी हमने कहीं निकाला था ये, देखिए यहाँ पर सिग्मा 1 A1 इक्वल टू सिग्मा 2 A2, तो यहाँ पर यही चीज़ हम यहाँ रख सकते हैं क्या, सिग्मा 1 A1 इक्वल टू सिग्मा 2 A2, मतलब ये टेंसाइल फोर्स विल बी कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है ना। ये कौन सा इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन से, ठीक है।
अब सिग्मा 1 A1, अब ना हमें सिग्मा 1 मालूम है ना सिग्मा जो है 2 मालूम है, तो लेकिन एरिया A1 एंड A2 दोनों दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये स्टील का एरिया और ये वुडन ब्लॉक का एरिया, ठीक है। और ये कैसा होगा ये भी हमने अभी आपको कहीं बताया था। ये देखिए ये एरिया होगा, ये एरिया, ठीक है ना, ये एरिया होगा, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। और ये सिग्मा 1 मतलब सिग्मा S लिख दें स्टील के लिए, ठीक है। और एरिया ऑफ द स्टील कितना दिया है 20 इंटू 5 लिख दें एज इट इज, इंटू 20 इंटू 5 इक्वल टू सिग्मा वुड मटेरियल का W लिख दें, और AW कितना दिया है 20 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा 20 20 और 5 8, दैट मीन्स कि सिग्मा S इक्वल टू 8 सिग्मा W आ गया कि नहीं, ध्यान दीजिए। अब कंपेटेबिलिटी कंडीशन क्या लिखेंगे, कंपेटिबिलिटी कंडीशन से, कंपेटिबिलिटी कंडीशन क्या कहता है, स्ट्रेन इन 1 विल बी इक्वल टू स्ट्रेन इन 2, ठीक ना। लेकिन कंट्रैक्शन क्या है, देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया है आपको, यही है ना कंडीशन ऑफ डिफॉर्मेशन, इसी को कंपेटिबिलिटी कंडीशन भी बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं कंपेटिबिलिटी, ठीक है, कंडीशन। तो यही फॉर्मूला है आपके पास, इसको मैं लिखूं, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या हो गया D1 सिग्मा 1 अपॉन E1 माइनस D2 सिग्मा 2 अपॉन E2 इक्वल टू D2 माइनस D1, यही फार्मूला है, देख लीजिए। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे सभी का। अब देखिए तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा D1 मतलब कितना 998, और सिग्मा 1 मतलब क्या सिग्मा S, तो 8 सिग्मा W रख दें क्या यहीं पर, ठीक ना, यहीं पे रख देते हैं 8 सिग्मा W। और ES मतलब क्या 200 गीगा पास्कल, देखिए यहाँ पर 200 गीगा पास्कल, 200 इंटू 10 टू द पावर 9 होना चाहिए। mm में ही सब लेना है तो 10 टू द पावर 6 कर दीजिए। और D2 कितना है 1000 mm में ले रहे हैं। सिग्मा 2 मतलब क्या सिग्मा वुड मटेरियल, और E वुड मटेरियल का कितना दिया है 8 गीगा पास्कल, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल टू D2 माइनस D1 कितना है 2 mm, यही है ना, इतना ही तो चेंज करना था आपको, ठीक है ना। 998 ये 1 मीटर, तो इसको बढ़ा करके 1 कर दिए, 1 पे मतलब करेंगे 1 नहीं करेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा, लेकिन ये श्रिंक भी तो होगा, तो श्रिंक होकर के ये कितना पे बचेगा 1 पे, और ये 2 mm और नीचे आ जाता तो जीरो स्ट्रेस हो जाता, लेकिन नीचे नहीं आया, वहीं पे रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है 2 mm। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा आपका सिग्मा W निकल करके आएगा। देखिए थोड़ा सा सॉल्व करें अपन, मुझे भी याद नहीं है, उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा W आपका जो है निकल करके आएगा यहाँ पर 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या 12 मेगा पास्कल। तो सिग्मा S कितना हो जाएगा 8 इंटू 12 मतलब कि 96 मेगा पास्कल, और सिग्मा W कितना हो गया आपका 12 मेगा पास्कल, ठीक है। दैट इज योर आंसर, ठीक है, यही आंसर हो गया। आप ध्यान दीजिएगा ये सिग्मा W क्या हो जाएगा कंप्रेसिव, और ये क्या हो जाएगा टेंसाइल, ठीक है। तो आपका निकल गया सिग्मा 1 और सिग्मा 2 भी निकल गया, और चेंज इन टेम्परेचर कितना निकला 167 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन अब होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप कि आप समझे होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये श्रिंक फिट का, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या आप कह लें हुप स्ट्रेस। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कंपैरेटिव एग्जाम में भी आते हैं, और ये जो है बिल्कुल आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है थर्मल स्ट्रेस के ऊपर। हाउएवर
कि ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन से आपको हमने दिखाया कि कहीं इसमें थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बिना ये होगा नहीं, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस ही इसका मतलब कि रूट है। ठीक है, तो ये हमने आज बताए और इसके ऊपर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक कि यहाँ पर अब कोई डाउट होने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। इस न्यूमेरिकल को जरूर कीजिएगा। एक बार और न्यूमेरिकल आपको दिखा देते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप सॉल्व कीजिए। अभी तो हमने आंसर लिख दिया है, आप भी सॉल्व कीजिए, देखिए कि आपका आंसर उतना ही आता है या नहीं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।